Hello my dear students, I welcome you in my class Learn English with Bhawna Mishra Pandey. Today we are going to do poem An Elementary School Classroom in a Slum from your book Flamingo. First of all, let's see about the poet. Sir Stephen Spender. He was born on 28th February 1909 and died on 16th July 1995. He was an English poet, novelist and essayist. His work concentrated on themes of social injustice and the class struggle. तो स्टूडेंट्स जो भी उन्होंने लिखा है उसमें उनकी थीम्स मेनली किस पे बेस्ड होती थी? सोशल इनजस्टिस यानी कि सामाजिक असमानता, इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस, जो भी अन्याय हो रहा है या क्लास से रिलेटेड जो भी स्ट्रगल, जो भी संघर्ष है जातिवाद से रिलेटेड, वो सब उन्होंने अपनी एज अ थीम इंक्लूड किया अपने वर्क में. ही वॉज अपॉइंटेड Poet Laureate Consultant in Poetry to the United States Library of Congress in 1965. Main thing, this poem, An Elementary School Classroom in a Slum, was part of The God That Failed. इनका एक वर्क था The God That Failed. उसमें जो ये आपकी जो पोयम है ये वहाँ से ली गई है, ये उसी का एक पार्ट था. ओके, so let's see the introduction, then we will go for the line to line explanation. Okay, so let's see. The poem written by Stephen Spender describes the social inequalities, यानी कि समाज में जो भी असमानताएं फैली हुई हैं, which are prevailing in the society. prevailing मतलब चल रही हैं, जो भी व्याप्त हैं, वो वाली सब प्रॉब्लम्स को ये यहाँ पे इंक्लूड किया है इन्होंने. इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल विच इज सिचुएटेड इन अ स्लम एरिया. तो इस पोएम में वो डिस्क्राइब करते हैं कंडीशन, कौन से बच्चों की कंडीशन, कौन से बच्चों की स्थिति के बारे में बताते हैं एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के लिए. और वो स्कूल कहाँ पे सिचुएटेड है? स्लम एरिया में. स्लम एरिया मतलब आप कह सकते हो कच्ची बस्ती या ऐसी जगह जहाँ पे सब चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होती हैं, वहाँ पे वो स्कूल सिचुएटेड है. एंड एलिमेंट्री स्कूल से क्या मीन्स है? देखिए, एन एलिमेंट्री स्कूल मीन्स वेयर चिल्ड्रन वर टॉट बिटवीन द एज ऑफ 5 and 13. तो जो अर्ली पीरियड है बच्चों का एज का, वो बच्चों को जहाँ पढ़ाया जाता है, दैट स्कूल इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्कूल. तो द पोएट वांट्स टू ड्रॉ अटेंशन of everyone towards these kids so that their life can be improved. तो पोएट इस पोएम के माध्यम से क्या चाहता है? वो ध्यान अट्रैक्ट करना चाहता है, हमारा अटेंशन किसकी तरफ चाहता है? उन किड्स की तरफ. कौन से? हु आर डिप्राइव्ड ऑफ, जो कि वंचित कर दिए गए हैं इस सोसाइटी से, क्योंकि सोसाइटी डिवाइडेड है किस में? सोशल injustice and social inequalities. यानी कि रिच आर गेटिंग डे बाय डे रिचर एंड पुअर आर डे बाय डे पुअरर. तो वो क्या होते जा रहे हैं? पुअर होते जा रहे हैं. तो इसमें उन्होंने ऐसे ही जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैं उन सब के लिए, जिनको सारा कुछ नहीं मिल पा रहा, जो अदर कास्ट के या अदर रिच पीपल के बच्चों को मिल रहा है, उनके बारे में यहाँ पे वो हमारा अटेंशन देना चाहता है. सो वो क्या कहता है कि इस पोएम के माध्यम से वो हमारा ध्यान वहाँ पे आकर्षित करना चाहते हैं, हमारा अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं, ताकि क्या हो सके? सो दैट देयर लाइफ कैन बी इम्प्रूव्ड. इन बच्चों की, इन किड्स की लाइफ भी इम्प्रूव हो सके. एंड दे मे गेट ट्रेन्ड टू बिकम गुड सिटीजन्स रेदर देन क्रिमिनल्स. तो अच्छी एजुकेशन से वो क्या होगा? उनको वो कुछ अच्छा बन पाएंगे, वो ट्रेंड हो पाएंगे अपने फ्यूचर में. ओके, एंड अगर उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेंगी तो वो क्या हो जाएंगे? वो डाइवर्ट हो जाएंगे अपने पाथ से एंड क्रिमिनल्स भी बन सकते हैं. तो द पोएम हैज़ बीन रिटन इन फ्री वर्स, इट डजंट हैव राइमिंग स्कीम. So let's see what's there. In stanza number 1, far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her way down head, the paper seeming boy with rat's eyes,
the stunted, unlucky heir by twisted bones reciting a father's snell disease, his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in a tree room other than this. So, students, here first of all the first line, far far from gusty waves. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट क्या कर रहा है यहाँ पे, फार फार क्या है, रिपीटिशन. ये क्या बता रहा है, ये रिपीटिशन बताता है. स्टीफन स्पेंडर जो हैं रिपीट कर रहे हैं इस वर्ड को फार, क्या करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए. सो द पोइट इज एम्फेसाइजिंग हाउ फार दीज पुअर एलिंग चिल्ड्रन आर. ये जो पुअर और एलिंग चिल्ड्रन हैं ये बहुत बहुत दूर हैं. फार फार रिपीट किया गया है रिमोटनेस बताने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए. गस्टी वेव्स का क्या मीन्स है, स्ट्रॉन्ग विंड्स. अब दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स. तो यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है, द पॉइंट डिस्क्राइब्स द चिल्ड्रन हु स्टडी इन एन एलिमेंट्री स्कूल. तो जो बच्चे उस एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट स्कूल इज सिचुएटेड इन अ स्लम एरिया. एंड पॉइंट उन बच्चों के फेसेस के बारे में बात करते हैं. द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन आर डल एंड विदाउट एनी एनर्जी. बच्चों के फेसेस कैसे हैं, बहुत ज़्यादा डल हैं. किससे कंपेयर किया है, लाइक रूटलेस वीड्स. रूटलेस वीड्स यानी वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो कहीं भी अपने आप उग जाते हैं. ओके, दे ग्रो बाय देयर ओन, उनको कोई उगाता नहीं है, अपने आप उग जाते हैं. सो द पोएट सिंबलाइजेस दिस गस्टी वेव्स हियर द ब्राइट एंड एनर्जेटिक साइड ऑफ लाइफ. गस्टी मीन्स क्या था, स्ट्रॉन्ग विंड्स. ओके, तो ये जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं ये सिंबलाइज करती हैं एनर्जेटिक साइड ऑफ लाइफ. किसको सिंबलाइज करती हैं, एनर्जेटिक साइड ऑफ लाइफ, लेकिन जिससे ये बच्चे बिल्कुल दूर हैं. दिस लाइफ इज सो लाइवली, बिल्कुल जीवंत है, फुल ऑफ एंजॉयमेंट है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट है. द वर्ड गस्टी वेव्स मीन्स स्ट्रॉन्गली ब्लोइंग विंड्स. सो व्हाट डज द पोइट से हियर, पोइट कहता है कि एज वी इंजॉय सीइंग द स्ट्रॉन्ग ब्लोइंग विंड्स ओवर द सी वेव्स प्रोड्यूस्ड डैशिंग अगेंस्ट द सी शोर. पोइट कहता है कि जैसे हम क्या करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ब्लोइंग विंड्स सी के नज़दीक जब देखते हैं तो वो क्या करती है, हमको अपनी ओर आकर्षित करती है, हमको एनर्जेटिक फील होता है, वी फील डिलाइटेड. लेकिन these poor children of the slum are far far away from this bright and hopeful life. Okay, children क्या है, इस bright and hopeful life से बहुत बहुत दूर हैं. So the after that the poet says that these children are without any energy. They are not full of energy like other kids of their age. These children are compared to unwanted weeds, जिनको कोई भी नहीं चाहता है. Unwanted यानी जिसको कोई भी नहीं चाहता, weed यानी जिसका कोई काम नहीं होता. Here the writer wants to say that these children seem to be unwanted like the unwanted weeds which grow on their own in fields, जिसको कोई चाहता नहीं है और वो कहीं भी अपने आप उग जाती हैं. Then poet says that the hair torn around their pallor. उसके बाद कहते हैं pallor का मीन्स क्या है, पेल या डल फेस. पेल फेस मीन्स जब हम बहुत डिजीज के बाद जब बीमारी से उठते हैं तो हमारा फेस कैसा हो जाता है, बहुत डल हो जाता है, पेल हो जाता है. ओके, तो पोइट क्या कहते हैं यहाँ पे कि इनके हेयर जो है दे आर नॉट नीटली डन, वो कोम नहीं है प्रॉपरली. एंड टर्न राउंड देयर पैलर यानी कि उनका जो डल फेस है उसके चारों ओर वो बिखरे हुए हैं. ओके, and these children are untidy, they haven't combed their hair. उनके जो hair हैं वो क्या है, combed नहीं है. Then next line, he describes a girl, the tall girl with her way down head. तो यहाँ पे एक tall girl है, poet describe करते हैं, who seems to be burdened by poverty. वो उसका जो head है वो down है. क्यों? Maybe
या तो वो एक्सर्शन से, वो थक गई है उसकी वजह से, या फिर किसकी वजह से, बर्डन्ड बाय पॉवर्टी, गरीबी की वजह से, गरीबी का बोझ जो है उस पे, उसकी वजह से उसका जो हेड है दैट इज डाउन. हर हेड इज बेंट मे बी बिकॉज ऑफ टायर्डनेस और shame of poverty और burdened by poverty you can say और tiredness, शायद वो थकी हुई भी हो सकती है. ओके, then the paper seeming boy with rat's eyes. So next line में there is another boy who is so weak and thin that he has been compared to a sheet of paper. इतना thin है कि वो किससे कंपेयर किया गया है, the paper seeming boy. तो नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट बॉय जो है पेपर सीमिंग बॉय, यानी कि बहुत वीक एंड बहुत ज्यादा थिन है. किससे कंपेयर किया है, एक शीट ऑफ पेपर से. देन द बॉयज आईज रिफ्लेक्ट ग्रीड एंड ही वांट्स टू अचीव एवरीथिंग. आगे वाली लाइन में इसने यही बोला है कि क्या, विद रैट्स आईज, रैट छोटा सा चूहा जिसकी आईज क्या होती हैं, कंटिन्यूअस ईगरली कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं. क्या ढूंढती रहती है, या तो वो खाना ढूंढती रहती हैं. तो वैसे ही इस बॉय की जो आईज हैं, लुकिंग फॉर एनीथिंग, कोई चीज को ढूंढ रही हैं, कुछ पाना चाहती हैं. ओके, द स्टंटेड अनलकी एयर. देन स्टंटेड मीन्स नॉट फुली ग्रोन ड्यू टू मालन्यूट्रिशन. मालन्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, उसको अच्छा खाना नहीं मिला होगा उसकी वजह से मालन्यूट्रिशन यानी कुपोषण. सो द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नेल्ड डिजीज. सो यहाँ पे क्या कहा है कि नेल्ड का मतलब होता है नॉटेड या रफ यू कैन से. सो नेक्स्ट चाइल्ड जो है वो अनलकी है. द पोइट सेज दैट दिस बॉय इज अनलकी बिकॉज ही इनहेरिटेड अ डिजीज फ्रॉम हिज फादर ड्यू टू विच ही हैज अ डिफॉर्म्ड बॉडी. क्या कह रहे हैं यहाँ पे पॉइंट कि जो चाइल्ड है, नेक्स्ट चाइल्ड जो है, जो नेक्स्ट बॉय है, ही इज अनलकी. अनलकी एयर, एयर का मतलब उसने क्या किया, इनहेरिट किया है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी उसके फादर से उसमें क्या एक डिजीज आ गई. ओके, और कौन सी डिजीज, वो माल न्यूट्रिशन की वजह से उसकी बॉडी क्या हो गई है, डिफॉर्म्ड हो गई है. इंस्टेड ऑफ गेटिंग एनी फैसिलिटी, उसको कोई फैसिलिटी अगर वो इनहेरिट करता तो उसको उससे बेनिफिट होता, लेकिन उसको अपने फादर से क्या मिला, ही हैज रिसीव्ड अ डिजीज इन हेरिटेज. उसको क्या मिली है, एक डिजीज मिली है अपने फादर से. सो इन नेक्स्ट लाइन, his lesson from his desk. So that child, that disabled boy is sitting on his bench. क्योंकि deformed body है तो वो अपने bench पे बैठा है and preparing maybe his lessons. At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. Another boy, एक दूसरे बच्चे की बात है. At the back of the class, last में in dim dark area, जहाँ पे कोई उसको नोटिस नहीं कर पा रहा. Why? Because the area is dim, क्योंकि वहाँ पे sufficient light नहीं है, insufficient light है. There was a small boy who was not visible to the poet as he was sitting in darkness, क्योंकि वो darkness में बैठा है और properly visible नहीं है. The poet could see his eyes which were bright and full of a dream. उसकी eyes कैसी हैं? His eyes live in a dream. उसकी eyes कैसी हैं? Sparkling you can say, बहुत bright हैं और उनमें क्या दिख रहा है? Which is full of dream. Eyes जो है वो dream से भरी हुई हैं. Okay. Of squirrel's game in tree room other than this. अच्छा, one more thing the poet describes here. क्या? The poet could see his eyes which were bright and full of a dream. We know. After that, he was not paying attention to the class. Boy जो है वो क्लास की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है. Why? क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है? Squirrel's game in tree room. तो it seemed that he was rather interested in playing with squirrels in the tree house. क्या लग रहा है हमको कि उसका ध्यान क्लास में नहीं है, क्लास में जो भी कुछ हो रहा है उसमें उसका ध्यान नहीं है.
तो वो स्पार्कलिंग आईज कहाँ ध्यान दे रही है? बाहर की तरफ। वहाँ पे क्या है? स्क्विरल का ट्री हाउस होगा, तो उसमें उसका ध्यान है। एंड वो किस में इंटरेस्टेड है? क्लास में ध्यान देने की बजाय इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद स्क्विरल्स इन द ट्री हाउस. Okay, so students, this explanation is given here as a notes. The poet describes the children who study in an elementary school which is set up in a slum area. The poet says that the faces of children are full and without any energy. They are not full of energy like other kids of their age. These children are compared to unwanted weeds. Here the writer wants to say that these children seem to be unwanted like the unwanted weeds which grow on their own in the fields, जो कि खुद से पैदा हो जाते हैं कहाँ पे? उस fields में, जो किसी को भी नहीं चाहिए. ये इन बच्चों के लिए बोला गया है जो कि अनवांटेड वीड्स की तरह है, जिनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है, कोई उनको चाहता नहीं है. तो उस स्लम एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं एलिमेंट्री स्कूल के, उनकी बात हो रही है. यहाँ पे ये नोट्स आपके लिए इसी फर्स्ट स्टेंजा के नोट्स दिए गए हैं. सो नेक्स्ट, now let's see what's there. Literary devices in the stanza number 1. First use is simile. Children are compared with rootless weed. Like, अगर कहीं पे भी like या as आ जाता है तो simile जो है वो poetic device होती है. So here like rootless weeds, किसकी तरह दिख रहे हैं वो बच्चे? Rootless weed की तरह. Then metaphor. मेटाफर मीन्स ये भी कंपैरिजन की एक डिवाइस है. बॉय इज कंपेयर्ड विद पेपर एज ही इज थिन. था ना, पेपर सीमिंग बॉय, पेपर की तरह दिखने वाला, इतना थिन, इतना दुबला पतला जितना एक पेपर होता है. तो पेपर सीमिंग बॉय, दैट इज मेटाफर. सिमली भी कंपैरिजन के लिए, लेकिन जब लाइक एंड एज यूज हो तब सिमली. एंड मेटाफर ये भी पेपर सीमिंग बॉय कंपैरिजन के लिए यूज किया गया है. देन रिपीटेशन. यूज ऑफ फार. लाइन स्टार्ट हो रही है फार फार, तो फार फार डबल टाइम किसको स्ट्रेस कर रहा है? डिस्टेंस को. बहुत दूर हैं वो बच्चे, तो रिपीटेशन. ओके, नाउ स्टेंजा नंबर 2. स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में हम 2 ही स्टेंजास कवर करने वाले हैं क्योंकि बहुत बहुत डिफिकल्ट पोएम है. बट मैंने आपके लिए इसको बहुत ईजी बना दिया है. एक एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ आपके लिए. So enjoy this poem. On sour cream walls, donations. Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, build flowery Taroli's valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet for these children, these windows not this map their world, when all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes and stars of words. So students, sour means on sour cream walls. Sour का means है यहाँ पे, here refers to the color of sour cream. Off white you can say, creamish color you can say, unpleasant. Okay, and here the poet says that the poet describes the walls of the school. स्कूल की जो walls हैं उनको describe कर रहे हैं फर्स्ट लाइन में. and they are cream in color, like जैसे sour cream कलर होता है उस कलर की जो walls हैं वो उस कलर की हैं. and the poet describes the unpleasant walls of the classroom and they are decorated with the donated क्या है डोनेटेड? यहाँ पे कुछ पिक्चर्स डोनेटेड हैं. उन पिक्चर्स डोनेटेड में क्या क्या चीज़ें हैं? डोनेशंस एंड द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर. सबसे पहले डोनेशन जो दी गई है उसमें एक पिक्चर है किसकी? शेक्सपियर की. शेक्सपियर्स हेड. सो द वॉल्स आर डेकोरेटेड विद द
donations and the picture of Shakespeare, the walls are called unpleasant because they are off-white in color and show the decayed life of the slum. किसको डिनोट करती हैं ये जो वॉल्स हैं जो कि सॉर क्रीम कलर की हैं, यानी अनप्लेजेंट दिखाई दे रही हैं, अच्छी नहीं दिखाई दे रही, किसको डिनोट करती हैं? डिकेड. डिकेड मतलब खराब होती हुई लाइफ को वो डिनोट करती हैं, कहाँ की? स्लम की. ओके, एंड दे आर अनप्लेजेंट. अनप्लेजेंट क्यों है? बिकॉज उनमें से कुछ स्मेल आ रही है. किस चीज़ की? एक तो वो अनरिपेयर्ड है, अनरिपेयर्ड कंडीशन ऑफ द वॉल्स बताई गई है, एंड कुछ रोटन स्मेल आ रही है. मे बी सीलन की हो सकती है क्योंकि वो क्या है, वॉल्स का रिपेयरिंग नहीं हुआ है. देन पिक्चर ऑफ शेक्सपियर ऑन द वॉल सजेस्ट्स द लिटरेट वर्ल्ड आउटसाइड. जो वर्ल्ड है वो क्या है? लिटरेट है चारों तरफ, लेकिन ये बच्चे क्या हैं? उससे डिप्राइव्ड हैं. वो स्कूल में तो है लेकिन उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं. ओके, अब ये शेक्सपियर का जो ये स्टैचू है यहाँ पे, शेक्सपियर का जो ये हेड यहाँ पे रखा हुआ है, ये क्या बता रहा है? रिप्रेजेंट नॉलेज, एजुकेशन एंड लिटरेट वर्ल्ड इन कॉन्ट्रास्ट टू डेस्पोंडेंट वर्ल्ड इन द स्लम. जो स्लम में है उससे कॉन्ट्रास्ट में क्या बता रखा है? शेक्सपियर के बारे में बताया है. वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉलेज, एजुकेशन एंड लिटरेट वर्ल्ड आउटसाइड, जिससे ये बच्चे डिप्राइव्ड हैं, जिससे ये बच्चे वंचित हैं. देन क्लाउडलेस स्काई एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज. उसके बाद सिविलाइज्ड क्लाउडलेस स्काई एट डॉन, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कि क्लियर पॉल्यूशन फ्री स्काई. क्लाउडलेस मतलब बिल्कुल क्लाउड्स नहीं है, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर स्काई है. तो ये किसको बता रहा है? बिल्कुल क्लियर पॉल्यूशन फ्री स्काई ऑफ द वर्ल्ड. एंड इन कॉन्ट्रास्ट टू द सील्ड लेड स्काई ऑफ द स्लम. और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर कैसा है? बिल्कुल क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज. और यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है? सील्ड, बिल्कुल, यानी कि शट, यू कैन से लॉक्ड. ये है लॉक्ड. एंड लेड का मीन्स यहाँ पे क्या है? डार्क फ्यूचर ऑफ द किड्स, यानी स्टूडेंट्स का, जो यहाँ के जो बच्चे हैं उनका जो फ्यूचर कैसा है? बिल्कुल you can say dark future. Okay, so cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. So यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि जो वॉल्स हैं वो पेंटेड नहीं है. द वॉल्स आर कवर्ड विद डिफरेंट चार्ट्स एंड इमेजेस दैट मस्ट हैव बीन डोनेटेड बाय डिफरेंट पीपल ने डोनेट कर रखी है. वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं. There is a picture of Shakespeare on the wall. The head, which is bald, looks like the rising sun at the horizon. And rising sun किसको डिनोट करता है? नॉलेज को, एजुकेशन को, लिटरेट वर्ल्ड को. ओके, तो जो बाल्ड हेड दिखाई दे रहा है वो नॉलेज को, लिटरेट वर्ल्ड को. कॉन्ट्रास्ट में ये चिल्ड्रन है विच आर डिप्राइव्ड ऑफ. ओके, तो at the time of daybreak the sun is riding at the horizon and is semi circular like a dome shape. किसके जैसा है? डोम, civilized dome riding all cities. तो ये क्या है? जब ये डॉन, सुबह का डे ब्रेक होता है तो क्या ये कैसा दिखाई देता है? जैसा कि सनराइज हो रहा है होराइजन से, एंड सेमी सर्कुलर डोम शेप का. इट सीम्स टू बी बिहाइंड ऑल द सिटीज, कि ये सारी सिटीज के पीछे से राइज हो रहा है. देन फिर किसकी बात है? बेल्ड फ्लावरी टैरोलीज वैली. ये टैरोलीज जो वैली है ये रिप्रेजेंट करती है द प्लेजेंट ब्यूटिफुल वर्ल्ड. ठीक है, बाहर का वर्ल्ड कैसा है? और ये है कहाँ पे? ये ऑस्ट्रिया में है. टैरोलीज वैली कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है. और ये जो वैली है ये फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ फ्लावर्स. तो ये प्लेजेंट ब्यूटीफुल वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर रही है सिविलाइज्ड ये जो टैरोलीज वैली है. लेकिन कॉन्ट्रास्ट में क्या है? द डर्टी एंड फिल्दी वर्ल्ड ऑफ द क्लासरूम. फिर यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिया गया है. अगेन हियर
I'm going to repeat it. Dirty and filthy. Dirty and filthy मतलब गंदा वर्ल्ड कहाँ का? क्लासरूम का. Okay. So it seems to be behind all the cities. जो sun है वो सारी cities के behind पे है. There is a picture of the famous Tyrolese Valley which has beautiful flowers, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर flowers हैं. There is the image of a map. एक map भी है. Open-handed map awarding the world its world. तो क्या कह रहे हैं पॉइंट यहाँ पे कि which helps all in its own way. वो हर किसी को अपने वे से हेल्प कर सकती है. वो जो इमेज है किसकी? मैप की. बट फॉर दीज चिल्ड्रन द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज irrelevant because the slum where they live is different from what is shown in the map. मैप में जो वर्ल्ड दिखाया गया है वो इन स्टूडेंट्स के लिए, कौन से चिल्ड्रन के लिए? जो यहाँ पे इस स्लम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, एलिमेंट्री स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए इररिलेवेंट है. इररिलेवेंट नहीं, प्रासंगिक, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो अप्रासंगिक है. जो मैप में जो वर्ल्ड दिखाया गया है उनसे इन बच्चों का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो वर्ल्ड का जो मैप है वो इनके वर्ल्ड से बिल्कुल डिफरेंट है. इनका वर्ल्ड कैसा है? जो कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, इनका फ्यूचर सेफ नहीं है. इनका फ्यूचर कैसा है? Foggy, you can say. And yet for these children, these windows, not this map, their world. Then the poet says that their world is only what they see out of the window of the classroom. क्या देखते हैं वो? इनका वर्ल्ड क्या है? जो वो विंडो से बाहर देखते हैं, क्या देखते हैं? That is slum. ये उनके लिए उनका वर्ल्ड है. Their future is full of darkness. उनका जो फ्यूचर है where all their futures painted with a fog. Fog मतलब misty. Misty मतलब which is unclear, जो कि क्लियर नहीं है. ओके, तो इनका फ्यूचर कैसा है? ब्राइट नहीं है. इनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है. दैट इज पेंटेड विद अ फॉग, यू कैन से ब्लर है. डार्कनेस से भरा हुआ है, फुल ऑफ डार्कनेस. फोग मतलब यहाँ मीन्स है कि वो full of darkness है. Their future is compared to a narrow street, which means that there is no wide scope available for their future growth. उनके लिए क्या है? A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes and stars of words. So here the poet says that their future is compared to a narrow street. Narrow street मतलब सकरी सी गली. इससे उनका जो फ्यूचर है कंपेयर किया गया है, विच मीन्स दैट देयर इज नो वाइड स्कोप. उनके लिए कोई भी बड़ा स्कोप नहीं है इन चिल्ड्रन की फ्यूचर की ग्रोथ के लिए. दीज चिल्ड्रन आर फार फार अवे फ्रॉम द रेडियंट लाइट ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशन. और ये जो चिल्ड्रन हैं ये बहुत बहुत दूर हैं, डिप्राइव्ड हैं. किससे? रेडियंट लाइट. एलोक्वेंस, किसकी एलोक्वेंस? एजुकेशन की एंड नॉलेज की, ज्ञान की जो आभा है उनसे ये बच्चे बहुत बहुत दूर है. नाउ लेट्स सी द लिटरेरी डिवाइस. स्टूडेंट्स, दीज नोट्स आर गिवन फॉर यू फॉर योर प्रैक्टिस. आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं. नाउ लिटरेरी डिवाइसेस. मेटाफर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कंपैरिजन के लिए यूज होता है. सो वॉल्स आर डिस्क्राइब्ड टू बी dull as sour cream walls. Then the future of the kids is described as limited, narrow street sealed with a lead sky. इन दोनों में क्या है? metaphor. Then assonance, repetition of vowel sound e. Belled, e word. Flowery, Tyrolese Valley, ये सारे वर्ड्स में assonance है क्योंकि e साउंड जो है vowel साउंड कंटिन्यूसली इसका रिपीटिशन हो रहा है. Then allusion, रेफरेंस टू वेल नॉन पर्सन और प्लेस. कौन कौन सी? एक तो शेक्सपियर जो कि स्कॉलर हैं लिटरेचर के. देन टैरोलीज वैली जो कि ऑस्ट्रिया में एक वैली है. देन रिपीटिशन, फार फार, अगेन द वर्ड कंटिन्यूसली रिपीटिंग हियर. सो students, in the next video we will discuss stanza number 3 and 4 of this poetry. So keep watching, stay connected. We will meet in the next video. Thank you so much.